मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, एकदम सेपरेट तरीके से अध्ययन करेंगे। जब धारा बहती है ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा मतलब गर्म, और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किन किन जगहों पर ऊष्मा का उत्पन्न होता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और अगला चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि धारा को अगर हम लोग भेजें, अगर धारा बहेगी तो किन किन जगहों पर चुंबकीय प्रभाव का निर्माण करेगा, हम लोग अगला वीडियो में, अगला चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर भी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये चालक है, हम बार बार यही तार लेते हैं क्योंकि हमारे पास दूर दूर तक कोई दूसरा तार नहीं है, यही तार है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस चालक से हम अगर इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो बड़ा रफ्तार से जा रहा था, रफ्तार से जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम कौन कर रहा है? प्रतिरोध। जब इलेक्ट्रॉन एकदम मारे मारे दौड़े दौड़े भाग रहा है, दौड़े दौड़े भाग रहा है, लेकिन ससुरा क्या हुआ, ये दीवार से टकरा जाता है, यानी कि प्रतिरोध इसको क्या करता है? रोक कर रखता है। और जब प्रतिरोध रोक कर रखता है, यानी कि दीवार का काम कौन कर रहा है? प्रतिरोध। तो वही बात हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन दौड़े दौड़े जा रहा है और प्रतिरोध से टकरा जाता है, तो प्रतिरोध से टकराने के बाद वो उसका एनर्जी जो है शून्य हो जाता है। एनर्जी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जैसे हम अगर दौड़े दौड़े जाएंगे, दौड़े दौड़े जाएंगे और जोर से हम किसी दीवार से टकरा जाएंगे, तो हमारा एनर्जी क्या हो जाता है? यानी कि ऊर्जा शून्य हो जाएगा। और हमने आपको ये बात पढ़ाया था कि ऊर्जा न ही उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि ऊर्जा शून्य हो गया यानी कि नष्ट हो गया। नहीं रे पगला, ऊर्जा नष्ट नहीं होता है। यही ऊर्जा जब इस चालक में हम इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध से टकरा कर वहीं ऐसे मतलब उसका ऊर्जा शून्य हो जाता है। लेकिन वो ऊर्जा शून्य नहीं होता है, वो ऊर्जा बदल जाता है किस में? वो ऊर्जा बदल जाता है ऊष्मा में, यानी कि गर्म में, ताप में बदल जाता है। इसलिए अगर हम किसी भी मोबाइल को चार्ज करते हैं तो देखिए, चार्ज करते हैं तो इधर से विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। अब प्रवाहित होने के बाद जैसे ही इसमें गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन तो बह रहा है, लेकिन यहां ससुरा इसको रोक देता है। और रोकने के बाद ये एकदम मार स्पीड में जाता है, लेकिन इसको रोक देता है कौन? प्रतिरोध रोक देता है, जिस कारण इसका एनर्जी शून्य हो जाता है। और शून्य होने के बाद ये क्या होता है कि ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। यानी कि हम कह सकते हैं जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह गर्म हो जाता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा, अरे काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? काम कर रहा था। काम करने के बाद वो प्रतिरोध से टकराया, प्रतिरोध से टकराने के बाद वो किस में बदल गया? ऊष्मा में बदल गया। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल गया। समझ पा रहे मेरी बात को? क्यों? समझिए। अरे भैया, अगर हम काम करते हैं तो उसे ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को या काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन काम करता है तो उसे हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा था, को एनर्जी था तो जा रहा था, लेकिन वो प्रतिरोध से टकरा कर भड़बड़ा के नीचे गिर गया। और जब भड़बड़ा के नीचे गिर गया तो उसका एनर्जी लो हो गया। लेकिन हमने बताया था एनर्जी नहीं निर्माण कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है? उसका जो एनर्जी जो है वो ऊष्मा में बदल जाता है, यानी कि वो उपकरण जो है गर्म हो जाता है। इसलिए चार्ज करते समय मोबाइल का जो चार्जर है इसलिए गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम प्रतिरोध करता है, जिस कारण उनका एनर्जी जो है लो हो जाता है, और वही एनर्जी किस में बदल जाता है? ऊष्मा में बदल जाता है। आई मेरी बात समझ में? तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के ही कारण जो है विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदलता है। समझ पा रहे हैं? अब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में जो अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक आगे आए जिसका नाम था जूल। जूल एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने 3 नियम दिया, और ये 3 नियम बहुत ही धड़ल्ले से पूछता है। सिर्फ आपको याद ये रखना है कि H बराबर I² RT होता है। सिर्फ आपको यही याद रखना है, ठीक है? बाकी तो आप खुद ही लिख दीजिएगा। पूछेगा कैसे, हम बताते हैं आपको। ये कहता है कि
इस नियम के अनुसार अगर किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली उष्मा को U या W या H से दर्शाते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग किससे दर्शाएंगे? H से दर्शाएंगे। तो U भी देगा कहीं, W भी देगा, H भी देगा। समझ पा रहे हैं? उष्मा को हम लोग ये तीन चीजों से दर्शा सकते हैं। कहता है कि अगर हम किसी प्रतिरोध में जो उत्पन्न होने वाली उष्मा है ना, वो ससुरा उष्मा जो है H दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यानी कि वर्ग के समानुपाती होता है। उष्मा क्या होता है? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरी बात कहता है कि ये प्रतिरोध के समानुपाती, जो उष्मा जो होता है ना वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि समय के समानुपाती होता है। उष्मा जो है समय के समानुपाती होता है, यानी कि T के समानुपाती होता है। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 3। अब करना क्या है कि समीकरण 1, 2, 3 को एक साथ लिखने पर, हम रेड पेन से लिख रहे हैं, ठीक है, एक साथ लिखने पर, तो जब हम एक साथ लिखेंगे तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR स्क्वायर RT होगा कि नहीं? क्यों? चूंकि देखिए H I स्क्वायर RT, समीकरण 1, 2, 3 को एक साथ लिखे। अब यहां हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि H यहां जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती का चिन्ह है। अरे इस समानुपाती के चिन्ह को हटाकर बराबर के चिन्ह को लाने के लिए हम लोग यहां अपने मन से एक नियतांक का यूज करते हैं ना, H बराबर I स्क्वायर RT। हम लोग यहाँ एक नियतांक का यूज करते थे ना, जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था कि नहीं? तो यहाँ V बराबर, हम लोग इस समानुपाती को हटाकर बराबर लाते थे, तो हम लोग यहाँ अपने मन से एक कांस्टेंट का चिन्ह देते थे जिसको हम लोग R बोलते थे, प्रतिरोध। तो यहाँ जो है 1 पड़ता है। कितना पड़ता है? 1। अब पूछेगा 1 कैसे पड़ता है? यही साहब ने दिया था। 1 यहाँ कांस्टेंट का जो मान हो जाता है यहाँ 1 हो जाता है। तो किसने दिया था? जूल ने कहा कि यहाँ कांस्टेंट जो है 1 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1 को लिखते नहीं है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के तैयार हो गया कि H बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो इसको हम लोग यहां लिख दिए। कोई दिक्कत समझ में आया? एकदम आपको फॉर्मूला को याद रखना है। सिर्फ पूछ दे आपसे कि जूल के तापन नियम, तापन मतलब होता है उष्मा, उष्मीय नियम को बताएं, तो डायरेक्ट लिखना है कि जूल के नियम अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है या अनुक्रमणानुपाती होता है। दूसरा नंबर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तीसरा नंबर समय के समानुपाती होता है। डायरेक्ट यही लिख देना, सिर्फ आपको याद रहेगा ना ये वाला कि H बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो H बराबर I स्क्वायर RT मतलब क्या? H बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, H बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, H घटेगा तो R भी घटेगा, H बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, H घटेगा तो T भी घटेगा। आई मेरी बात समझ में? अब जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तापन अवयव क्या होता है? तो तापन अवयव को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। समझ पा रहे? विद्युत उपकरण का वह भाग जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद वह क्षेत्र गर्म हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं तापन अवयव। जैसे हीटर हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है? तापन अवयव। मतलब जो गर्म हो जाता है उसे तापन अवयव कहते हैं। ब्रेड टोस्टर हो गया। ब्रेड टोस्टर क्या होता है? तो ब्रेड टोस्टर देखिए इस तरह का आकृति होता है ब्रेड टोस्टर। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वीआईपी लोग, वो अपना पारोटी को गर्म करने के लिए ब्रेड टोस्टर में रखता है, इसलिए सेंक कर निकालता है, गरम पारोटी खाता है। समझे ना? सेंकने के लिए, पारोटी को सेंकने के लिए ब्रेड टोस्टर का यूज किया जाता है। वो मशीन है, समझ रहे हैं? ये हम लोग के लिए ना है, बड़े बड़े लोगों के लिए है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये सब को हम लोग तापन अवयव कहते हैं। विद्युत इस्त्री हो गया। विद्युत इस्त्री नहीं, इलेक्ट्रिक वोमेन नहीं, विद्युत इस्त्री नहीं, ई स्त्री आयरन, प्रेस आयरन समझ रहे हो? देखिए कपड़ा आयरन करने वाला, समझ रहे हैं? एक रेगा आयरन बोलते हैं हम लोग। इसी को हिंदी में विद्युत इस्त्री बोला जाता है। ई स्त्री देखिए ऐसे, ई स्त्री। और एगो होता है ये स्त्री, ये नहीं, ठीक है? ये स्त्री फर्स्ट वाला। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? विद्युत स्त्री, ये सब तापन अवयव है। अब तापन अवयव ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। प्रतिरोधकता मतलब समझे, एक गुण है,
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हमने आपको बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है या प्रतिरोधकता क्या होता है, इसके बारे में हमने समझाया था। प्रतिरोधकता क्या होता है, एक गुण है, ठीक है। तो इसका तापन अवयव का क्या होना चाहिए कि इसका प्रतिरोधकता उच्च होना चाहिए और इसका गलनांक अत्यधिक होना चाहिए। ये गलनांक मतलब क्या होता है? गलनांक मतलब होता है गलना, देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं गोल गिलू, समझे? तो गलनांक मतलब होता है गलना या नहीं तो गल गिलू। हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी चालक से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, गर्म हो जाता है। अगर मान लीजिए पूरा गर्म हो गया तो ये तो ससुरा गल जाएगा ना, गर्म होकर गल जाएगा। तो वैसा नहीं, तापन अवयव ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जिसका गलनांक उच्च होना चाहिए। अगर इसमें विद्युत धारा हाई वोल्टेज भी हम लोग देंगे तो वो जल्दी गले नहीं, समझ रहे हैं? तो उसका तापन अवयव कैसा होना चाहिए? अत्यधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उस पर हम ज्यादा प्रबल विद्युत धारा दें, अगर ज्यादा धारा दें, हाई वोल्टेज दें, तो वो गले नहीं, वो उपकरण गले नहीं। आई मेरी बात समझ में? अब अगला है, जितने भी तापन अवयव हैं, जैसे हीटर हुआ, फिर आपका जो है विद्युत इस्त्री हुआ, ये सभी जो है ये सभी मिश्र धातु के बने होते हैं। अब ससुरा मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो मिश्र और धातु, मिश्र मतलब होता है मिलना और धातु मतलब होता है धातु। समझ रहे? धातु किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसको मारने के बाद, जिसको पीटने के बाद पचक जाए उसे धातु कहते हैं। यानी कि पचक जाए, चदरा बन जाए, उसे धातु कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिसको मारने के बाद टूट फूट जाए उसे अधातु कहते हैं। धातु और अधातु को पहचानने का यही ट्रिक्स है, समझ रहे? और भी कई ट्रिक्स है, हम पढ़ाएंगे जब धातु, ये तो केमिस्ट्री का चैप्टर आता है। तो जब दो या दो से अधिक धातु मिल जाए उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे हीटर, हीटर का जो कॉइल होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम जो है एक मिश्र धातु है जो निकेल से बना होता है, क्रोमियम से बना होता है और लोहा से मिलकर बना होता है, और तनी मनी मैग्नीज भी लग जाता है इसमें। समझ पा रहे हैं? यानी कि 4 धातुओं से मिलकर बना है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मिश्र धातु। तो जितने भी तापन अवयव होते हैं ना, वो सभी मिश्र धातु के बने होते हैं। एक आध दो छोड़ दीजिए, जैसे विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन एक प्योर धातु है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ दे कि बता मिश्र धातु के ही क्यों बने होते हैं, जितने भी तापन अवयव हैं वो मिश्र धातु के ही क्यों बने होते हैं? क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उच्च होती है और उसका गलनांक भी उच्च होता है, वो जल्दी गलता नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ दाग दिए हैं कि विद्युत तापन युक्तियां, जो गर्म होने वाली युक्तियां, जैसे ब्रेड टोस्टर। ब्रेड टोस्टर मतलब वही बताएं, पारोटी को सेकने वाला। और विद्युत इस्त्री मतलब आयरन। समझ पा रहे? के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? तो एक लाइन में जवाब दीजिएगा, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है और साथ ही इसका गलनांक भी बहुत उच्च होता है, इसलिए विद्युत टोस्टर या विद्युत इस्त्री में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रयोग क्या क्या है। तो सबसे पहले विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री, इसके बाद हम लोग फ्यूज को पढ़ेंगे। यही 3 चीज को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत बल्ब को समझते हैं। देखिए, विद्युत बल्ब के पहले हम लोग फिगर को बनाते हैं, हम रफली में बनाते हैं। ये इसका बेस है, जो ये बल्ब है ये इसका आधार है। इसको क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। और ये जो है इसको स्टड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टड, ठीक है, या नहीं तो टर्मिनल कहा जाता है। और ये हुआ आपका कांच। और यहां से जो है, यहां से जो तार जाती है, तो तार कैसा होता है? वो मोटा तार होता है। और इसके बाद जो यहां से यहां ये जो रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं टंगस्टन। और इसके अंदर जो गैस भरा जाता है ना, वो आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है? आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, आर्गन की परमाणु संख्या 18, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज को समझते हैं। तो बल्ब का खोज एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। एडिसन का पूरा नाम क्या है? थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है, यानी कि फिलामेंट को ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में तंतु। अगर हम तंतु बोले कहीं तो कोई दिक्कत? तंतु और फिलामेंट दोनों एक ही होता है। तो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है मेरे प्यारे बच्चों? टंगस्टन का बना होता है। अब आपसे पूछेगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, कॉपर का क्यों नहीं बना होता है? तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे याद रखिएगा। देखिए, टंगस्टन
टंगस्टन पर अगर हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो टंगस्टन क्या करता है, घुसा के लाल हो जाता है। सबका घुसाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अगर दूसरा, अगर हम लोग नाइक्रोम पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, नाइक्रोम पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये ससुराल लाल होने के साथ साथ ये ऊष्मा भी देने लगता है। इसलिए नाइक्रोम को उठा पुठाकर कहां ले गया, हीटर में। नाइक्रोम के तार का उपयोग कहां करते हैं, विद्युत हीटर में, या आयरन में हम लोग यूज करते हैं, विद्युत इस्त्री में, ठीक है। और तीसरा कॉपर, इसका नौटंकी क्या है, इस पर हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करेंगे तो कॉपर क्या होता है, गोल गोल घूमने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है। तो आदमी इसका फायदा उठाया, तो आदमी इसका गोल गोल घूमने का फायदा उठाया, इसको डाल दिया पंखा में कि ले तुम घूम और हम आराम से हवा लेंगे। समझ पा रहे, तो ये याद रखिएगा। तो अब आपसे पूछे कि विद्युत लैंपों में जो फिलामेंट का जो उपयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट का उपयोग किया जाता है वो टंगस्टन का ही क्यों किया जाता है, नाइक्रोम का क्यों नहीं किया जाता है। समझ पा रहे, तो जवाब सुनिएगा कि टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है ना वो बहुत ही उच्च होता है, मतलब वो जल्दी गलता नहीं है। अगर हम हाई वोल्टेज भी दे दें तो वो गलता नहीं है, जल्दी नहीं गलेगा। इस वजह से यह पिघलता नहीं है। टंगस्टन का गलनांक 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फिलामेंट को चमकने के लिए 2700 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। मतलब इसका जो है गलनांक कितना होता है, 3140 डिग्री, जबकि फिलामेंट को चमकने के लिए कितना चाहिए, 2700 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। यही कारण है कि विद्युत लैंपों के तंतुओं में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। लैंप बोले या विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का। और एक बात याद रखिएगा, हमने आपको पढ़ाया था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जितना लंबाई बढ़ेंगे उतना प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं। तो विद्युत बल्ब में जो है हमको लंबाई बढ़ाना है, तो लंबाई बढ़ाने के लिए क्या किया है कि विद्युत बल्ब में जो ये टंगस्टन है इसको स्प्रिंग की तरफ फिट किया है ताकि ये लंबाई बढ़ जाए और ये प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो जितना लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतना ज्यादा चमकेगा। समझ पा रहे मेरी बात को। तो वही यहां लिखे हैं कि टंगस्टन में पतला व लंबा फिलामेंट इसलिए लिया जाता है कि टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। टंगस्टन का जो प्रतिरोधकता है ना बहुत कम होता है, लेकिन उसकी प्रतिरोधकता को ज्यादा करने के लिए, यानी कि उसकी रेसिस्टेंट को ज्यादा करने के लिए क्या करता है, उसको गोल गोल घुमा देता है, उसको ज्यादा लंबा कर देता है, जिस कारण उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा हो जाती है। और जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वो ज्यादा चमकेगा। फिर दूसरा लिखे हैं कि इसको स्प्रिंग की तरह घुमा देते हैं प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और इसमें क्या होता है कि हमने आपको बताया कि विद्युत बल्ब के जो अंदर है, विद्युत बल्ब के जो अंदर में जो गैस भरा जाता है वो आर्गन और नाइट्रोजन का भरा जाता है। किसका भरा जाता है, आर्गन और नाइट्रोजन। आर्गन जो है इसमें 90% भरा जाता है, जबकि नाइट्रोजन जो है 10% लमसम में भरा जाता है। वही घटबढ़ हो सकता है, 85-15 हो सकता है, ठीक है। क्यों भरा जाता है, तो इसलिए भरा जाता है कि यहाँ निर्वात हो। निर्वात मतलब यहाँ बिल्कुल हवा न हो, यहाँ वायु ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं हो। समझ रहे, यहाँ निर्वात हो। वैक्यूम पैदा करने के लिए, यानी कि निर्वात पैदा करने के लिए यहाँ हम लोग ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जैसे कुरकुरे वाला पॉकेट में हम लोग क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। कुरकुरे वाला पॉकेट में देखिएगा, कुरकुरे रहेगा इतनी कटी और उसमें फूलर रहेगा, लगेगा बाप रे बाप इसमें बहुत कुरकुरे भरल है। तो उसी तरह विद्युत बल्ब में भी हम लोग नाइट्रोजन और ऑर्गन को भरते हैं। क्यों, क्योंकि वहां निर्वात हो। क्या हो, निर्वात हो, वहां बिल्कुल हवा ऑक्सीजन की मात्रा ना हो। तो इसलिए हम लिखे हैं कि विद्युत बल्ब के अंदर ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय गैस भरा जाता है। निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं, तो निष्क्रिय गैस वह होता है जो किसी दूसरे गैस से अभिक्रिया नहीं करता है। ऐसे गैस जो एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करता है, जो एकदम चुपचाप पड़ल रहता है, किसी दूसरे से मतलब नहीं रहता है, उसे निष्क्रिय गैस कहते हैं। और ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन क्या होता है कि जहीं जाता है, जिसके पास जाता है उसको लूट लेता है, यानी कि दूसरे से मतलब रखता है। जबकि ये सब निष्क्रिय गैस जितने भी होते हैं, जैसे आपका हुआ ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब निष्क्रिय गैस हुए। ये सब किसी दूसरे से अभिक्रिया नहीं करता, ये चुपचाप खड़ा रहता है, कोई किसी से मतलब नहीं रहता है। इस प्रकार के गैस को निष्क्रिय गैस कहते हैं। समझ पा रहे। अगर ससुरा नहीं निष्क्रिय गैस भरे होते तो विद्युत बल्ब में क्या क्या कांड होता। तो वही क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, या नहीं तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत बल्ब में अगर निष्क्रिय गैस नहीं भरेंगे तो क्या क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस अगर भरते हैं, अगर विद्युत बल्ब को खुले वायु में छोड़ दें,
खुले वायु में छोड़ दें तो उसमें जो अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो यह क्या करता है कि जो वायु जो है ना, तो ये जो फिलामेंट है वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा। वायु में क्या है, ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, और जब अभिक्रिया कर जाएगा तो ये भंगुर हो जाएगा यानी टूट जाएगा। और हमने आपको बताया था विद्युत बल्ब के चारों ओर क्या लगाया जाता है, शीशा लगाया जाता है, तो वो टूट जाएगा। इसलिए बल्ब में निष्क्रिय गैस के रूप में आर्गन और नाइट्रोजन को भरा जाता है। समझ पा रहे हैं? फिर से विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? अगर विद्युत बल्ब के फिलामेंट को खुले वायु में छोड़ दें तो यह फिलामेंट जो है ऑक्सीजन से, चूंकि फिलामेंट में क्या है, एक धातु है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत मतलब क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के रंग में रंगा जाएगा, जिस कारण वो अपना काम करना छोड़ देगा। फिलामेंट को जलने का है, वो जलेगा नहीं बल्कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर आराम से डांस करेगा। समझ रहे? तो इसलिए बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है कि वहां से जो है ऑक्सीजन जो बचा है, विद्युत बल्ब में जो ऑक्सीजन बचा है उसमें क्या करता है, निष्क्रिय गैस भरने के बाद वहां एकदम वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वहां ना ऑक्सीजन रहता है ना ही कोई अन्य गैसें रहती है। ठीक है, कि विद्युत बल्ब को अगर फोड़ते हैं तो आवाज करता है बूम। क्यों? क्योंकि हवा जो है बाहर से अंदर जाता है, इसलिए आवाज करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये था बल्ब के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन किए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हम लोग समझते हैं विद्युत इस्त्री, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ठेठ भाषा में आयरन। ठीक है, आयरन कर लाओ, आयरन किए, हम लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं यार विद्युत इस्त्री किए, ये तो इस्त्री अलग ही हो जाता है। समझ रहे? ठेठे भाषा में बोलिए, क्या दिक्कत है, हम आयरन आयरन बोलेंगे, कोई दिक्कत? तो देखिए ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन है। ये आयरन, ये जो नीचे वाला है ना, ये लोहा का होता है। ये क्या चीज का होता है? लोहा का होता है। अब देखिए अगर हम इसको खोले अंदर में अगर खोलेंगे ना तो इसके ऊपर में अंदर में हम ढुक गए हैं आयरन में। ठीक है, इसके ऊपर में रहता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस वही जिसका छत बना होता है, देखिए यही, समझ रहे? एस्बेस्टस रहता है। एस्बेस्टस इसलिए रखा जाता है कि वो बहुत हल्का होता है और साथ ही वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। और उस एस्बेस्टस के ऊपर में माइका यानी कि अबरख लगाया जाता है, अबरख का परत चढ़ाया जाता है, और उस अबरख के ऊपर में नाइक्रोम का तारा रखा जाता है। समझ पा रहे हैं? देखिए ये हुआ आपका ये बाहरी पदार्थ, ये जो है जिसे हम लोग आयरन करते हैं। तो गाल वुल आयरन करके देखिए बढ़िया क्रीच मार देगा। समझ रहे? तो जिससे ये आयरन कर रहे हैं ये लोहा का बना होता है, ये नहीं। इसके ऊपर में रहता है एस्बेस्टस, और एस्बेस्टस के ऊपर में रहता है अबरख, और अबरख के ऊपर में रहता है नाइक्रोम का तार। अबरख को क्यों रखा जाता है? अबरख को इसलिए रखा जाता है कि अबरख जो है धारा को इधर आने नहीं देता है। अगर जो है अबरख नहीं रहता तो धारा जो है इधर प्रवाहित हो जाता है, इसलिए हमको करंट मारता है, इसलिए अबरख को लगाया गया। समझ पा रहे मेरी बात को? और एस्बेस्टस को इसलिए लगाया जाता है कि एस्बेस्टस जल्दी गर्म हो जाता है और वो साथ में ही क्या होता है, हल्का भी होता है। समझ पा रहे मेरी बात को? हमने बताया कि नाइक्रोम क्या होता है, तो नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो किसके बने होते हैं, निकेल, क्रोमियम, लोहा और मैग्नीज। याद करने का ट्रिक्स क्या है, नाइक्रोम को इस तरह लिखिए, नाइक्रोम, ठीक है, 9 से निकेल, ठीक है, 9 से निकेल, और आई क्रो से, यानी कि क्रो से क्या हो जाएगा, क्रोमियम, क्या हो जाएगा, क्रोमियम, और ई से आयरन हो जाता है, क्या हो जाता है, आयरन। आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोहा। अरे इसको लिखते हैं, इसे दर्शाते हैं Fe से, ठीक है, और M से मैग्नीज, ठीक है। तो निकेल, क्रोमियम, लोहा, मैग्नीज, एकदम समझिए। 9 से निकेल, आई से क्या हो जाएगा, आयरन, आयरन मतलब लोहा, और क्रो से क्रोमियम, मो से मैग्नीज। तो कितने मिश्र धातु के बने होते हैं, निकेल, क्रोमियम, लोहा और मैग्नीज। सबसे ज्यादा कौन रहता है, निकेल, इसके बाद लोहा, इसके बाद क्रोमियम, इसके बाद मैग्नीज। मैग्नीज 2% रहता है। किसी किसी बुक में मैग्नीज नहीं भी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैग्नीज को लेकर चलना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब विद्युत हीटर में भी जो है नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का, जबकि विद्युत हीटर में नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु है, जबकि विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन है वो धातु है, ठीक है। और विद्युत इस्त्री में भी यानी कि आयरन में किसका उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला वीडियो में हम लोग विद्युत फ्यूज को देख लेंगे, ठीक है। आज हम लोग विद्युत इस्त्री करके ही छोड़ दिए, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और फिर
उसी के साथ में हम लोग देख लेंगे विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा को भी देख लेंगे, SI मात्रक वगैरह वगैरह सबको देख लेंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट में न्यूमेरिकल्स को जितने भी विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, H बराबर I स्क्वायर RT से न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे सबको बना लेंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।